आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्टूडियो में हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, विजय जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कहानी कुर्सी की में आज सबसे पहले बात होने जा रही है ऑपरेशन, वो जो महाराष्ट्र में चल रहा था। महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। अब से थोड़ी ही देर में उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें पहले बागी सांसद लोकसभा स्पीकर के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर और उन्हें लिखी हुई चिट्ठी मीडिया को जारी कर सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे अपने सांसदों के बगावत के बाद अपने विधायकों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने आज शाम 4 बजे अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई और इस बैठक में यह साफ हो सकता है कि उनके साथ अभी कितने विधायक हैं। कुछ संकेत ऐसे जरूर हैं कि विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं और विधायक दल में टूट का फिलहाल खतरा नहीं है। ये एक राहत की बात हो सकती है उद्धव ठाकरे के लिए। बीजेपी के एक विधायक हैं आशीष देशमुख। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट के विधायकों को एनडीए में शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही 2/3 बहुमत है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है उस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन चौधरी जुड़े हुए हैं। सचिन, तो एक बात तो अभी दिखाई दे रही है कि फिलहाल फौरी तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों के स्तर पर एक राहत की खबर आ रही है। क्या विधायक अभी उनके साथ इंटैक्ट हैं? जी बिल्कुल। 4 बजे उद्धव ठाकरे ने शिवालय जो दफ्तर है उनका यहाँ विधान भवन के पास, वहाँ पर बैठक बुलाई विधायकों की और उसमें जो 20 विधायक है शिवसेना से वो उपस्थित रहेंगे। अभी फिलहाल जो है ऑपरेशन टाइगर में विधायक जो है उनकी बारी नहीं आई है। फिलहाल जो है पूरा फोकस ऑपरेशन टाइगर में सांसदों पर है। 2/3 सांसद जो छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे का साथ, वो आज 3 बजे आएंगे और उन्हीं पर पूरा फोकस है। ये विधानसभा का जो विधानमंडल का जो सत्र है ये 10 जुलाई तक चलेगा और विधानमंडल के सत्र के बाद जो है ऑपरेशन टाइगर में यह फिर विधायकों को जो है वो तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जो है उद्धव ठाकरे के साथ ये तमाम जो विधायक नज़र आ रहे हैं और पहली प्राथमिकता ये है कि सांसदों को जो है वो तोड़ा जाए, उसका ऑपरेशन पूरा किया जाए और उसको अंजाम जो है दिया जा रहा है। अब 2 घंटे बाद जो है वो सांसद भी आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि आखिर छोड़ने की वजह क्या है। स्पीकर से मिले, दस्तखत किए, वो पूरी तमाम जो बातें हैं वो मीडिया के सामने उजागर करेंगे। मीनाक्षी, सचिन आप बने रहे हमारे साथ। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बॉडी बिल्कुल सलामत है, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हम कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब ये साफ है कि जिस 2/3 बहुमत की वो बात कर रहे थे वो उन्होंने हासिल कर लिया और फिलहाल विधायकों में अभी कोई टूट होने नहीं जा रही है। मुझे तो समीर जी अमित शाह का वो बयान याद आ रहा है जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि महाराष्ट्र में एक ही शिवसेना है, कोई असली नकली नहीं है, सिर्फ एक शिवसेना। देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने बयान 3 बार दिया था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बोला कि अब यह शिवसेना नहीं रही और एकनाथ शिंदे की है। जब एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी और अपने साथ विधायक लेकर चले गए थे, 13 सांसद उनके साथ चले गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भाई ये अब शिवसेना असली है क्योंकि इनके पास जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने इनको एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया विधानसभा का, उसके बाद भी अमित शाह ने कहा कि भाई जनता ने इस पर मोहर लगा दी है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है। और अब जब अमित शाह जी अभी 2 दिन पहले जब गए थे मुंबई, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली। और वैसे भी अब चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दे दी। सुना दूं? बिल्कुल, बयान सुना दीजिए अमित शाह का, असली शिवसेना। मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे
शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। तो ये जो बात कह रहे हैं इस पर इसलिए चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि संजय राउत ने अमित शाह के इस बयान पर हमला किया और कहा कि अमित शाह एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना बताकर कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है, लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है, ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। लेकिन अमित शाह ये अपमान बार बार करते हुए मैं देख रहा हूं। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी ना कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। संजय राउत कहां की बात कर रहे हैं? आपके सांसद आपके साथ रहे नहीं, विधायक अभी इसलिए नहीं टूट रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन कोई अधूरा छोड़ते नहीं, फिलहाल का काम हो चुका है, बॉडी सलामत है, और फिर संजय राउत ये कह रहे हैं कि अमित शाह क्यों ये कहते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं। वैसे भी अगर देखें तो एकनाथ शिंदे जी को विधायकों की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, सांसदों की ज़्यादा ज़रूरत थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में कोई बिल पास करना हो या एकनाथ शिंदे जी को भी अपनी दिल्ली के अंदर ताकत बढ़ाना हो। अब 20 विधायक उद्धव ठाकरे के पास, 20 में से 10 बम्बई से जीते हुए, तो जो बम्बई से 10 जीते वो बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, उसकी संभावना टूटने की कम है। 5-7 अगर वो दूसरे विधायक टूटे तो वो आने वाले समय में देखेंगे। उनका जो टारगेट था कि भाई सांसदों को तोड़ना है, वो लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ा जाए। सांसद उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे 2.5 साल तक, और उसके बाद उद्धव ठाकरे का जो 2.5 साल का व्यवहार रहा अपने सांसदों के साथ कि आप सांसदों के 2.5 साल में उद्धव ठाकरे सिर्फ 2 बार अपने सांसदों से मिलते हैं, आदित्य ठाकरे 1 बार सांसदों से मिलते हैं, और सांसदों के अगर फोन आता है तो कह दिया जाता है कि आप मिलिंद नार्वेकर से बात करो या संजय राउत से बात करो। आदित्य ठाकरे बहुत कम बात करते ना, सांसदों को लगा कि यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ, अभी एमएलसी के जो चुनाव हुए उसमें नासिक में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया एमएलसी के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का जो गोकुल गीते निर्दलीय लड़े उसको वोट हो गया, और एकनाथ शिंदे का जो अधिकृत उम्मीदवार था वो नासिक का एमएलसी का चुनाव कल हार गए। तो वहां भी मतलब आपस में भी उठापटक जो चली है उसमें एक सीट का नुकसान एकनाथ शिंदे को हुआ है बीजेपी के कारण। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये एक बड़ी सफलता है एकनाथ शिंदे की, और ये बताता है कि एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करते हैं, अपने विधायकों को, सांसदों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलते हैं। ये ऑपरेशन की ताकत को महाराष्ट्र के अंदर बता रहा है। ये ऑपरेशन खत्म कैसे हुआ, इस पे सचिन जो है वो और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। सचिन, ये ऑपरेशन हुआ कैसे और फिर खत्म कैसे हुआ, कौन किससे मिला, किसे क्या वादा किया गया, इस पर रोशनी थोड़ा आप डालें हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, ऑपरेशन की तैयारी पहले से ही चल रही थी, करीबन हम कहे तो 1 साल से पहले से ही इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन बीच में ये ऑपरेशन हो भी जाता था, लेकिन पहले इसमें पेश ये आया कि 6 सांसद जो बागी है वो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व से ये कह दिया गया कि जो कैडर है इनके चुनाव क्षेत्र का वो शिवसेना का असल कैडर है और वो एकनाथ शिंदे के साथ ही उनको जाना चाहिए। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने इसकी कमान संभाली, उनके बेटे ने इनकी कमान संभाली और इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया। हम देखेंगे कि अप्रैल में आपने देखा होगा कि प्रतापराव जाधव उनके घर पर डिनर पार्टी में ये सांसद जो है वहाँ पर मौजूद थे जो बागी है, जिसमें आष्टीकर हो गए या फिर वाकचौरे हो गए। इसके बाद भी सांसदों की तस्वीरें जो है वो एकनाथ शिंदे, उनके बेटे या उनके कार्यक्रम में आती रही। तो इन सांसदों को जो मिलना था, उनके चुनाव क्षेत्र में जो काम थे उसको फंड को लेकर उनसे बातचीत की गई थी। और ख़ास तौर पर ये सांसदों से भी जब मैंने बातें की तो सांसदों का भी ये कहना था कि उद्धव ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, मातोश्री से उनकी पहुंच जो है संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनको मिल नहीं रहे थे। और कई सारे सांसद ऐसे थे जिनके पारिवारिक दुख की घड़ियों में वो पहले पहुंचे नहीं और शिंदे वहां पर पहले पहुंच गए। तो ये भी कई सारे उसमें कारण थे और उसका फ़ायदा जो है एकनाथ शिंदे ने उठाया और एकनाथ शिंदे संपर्क में जो है अव्वल रहते हैं हमेशा। चाहे हम बात करें संपर्क की, पैसे की या जो भी फंड की मदद की है वो हमेशा करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि ये एक एक करके ये सांसद जुटे हैं
फिर इसमें से सबसे एक सांसद थे ओमराजे निंबालकर, वो बहुत ही कड़े उद्धव समर्थक थे। उनको कन्विंस करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, इसके कारण ये डिले हो रहा था। लेकिन बाद में ओमराजे निंबालकर जो उन्होंने कल अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की और फिर कहा कि फाइनली कि हमें सत्ता के लिए और हमें अपने विकास के काम के लिए सत्ता के साथ जाना चाहिए, और उन्होंने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की और उसके बाद ये ऐलान किया कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके कारण कहीं ना कहीं ये मामला जो है शुरू से फंसा था, लेकिन बाद में जैसे उनका ग्रीन सिग्नल मिल गया तो उसके बाद से इस ऑपरेशन को अब अंजाम दे दिया गया है और ऑपरेशन पूरा हो गया है। इसके बाद ही एकनाथ शिंदे ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई ऑपरेशन हम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मुख्यमंत्री ने भी कहा, और बॉडी भी सही सलामत है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज तो क्लियर है कि अभी जितना काम होना था वो काम हो चुका है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ओमराजे निंबालकर, जिसकी बात अभी हमारे सहयोगी सचिन चौधरी बता रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे ये उनके पिता के मर्डर केस के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री पद्म सिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद कल ओमराजे निंबालकर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और शिंदे गुट में जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसके पीछे स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव गुट की हार और फंड की कमी से विकास के काम के प्रभावित होने को कारण बताया। ओमराजे निंबालकर के पिता पवन राजे निंबालकर कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी 2006 में हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई 20 साल तक चली। इस मामले में बरे हुए पद्म सिंह पाटिल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई हैं। कहा जाता है कि ओमराजे निंबालकर अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए ही सियासत में आए थे और अब वो एकनाथ शिंदे के साथ है। अब विजय जी, पूरी कहानी ओमराजे निंबालकर की भी हमने दर्शकों के सामने रख दी, तो किसको क्या चाहिए था उसमें से ओमराजे निंबालकर का पक्ष तो समझ में आ गया है। जब पिछले दिनों जितने डेवलपमेंट हुए हैं कोलकाता से लेकर मुंबई तक, उसमें ये बात बहुत खुलकर शिंदे साहब ने कही कि ऑपरेशन जो था वो पूरा हो गया, बॉडी सही सलामत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ऐसे समझता हूँ, हो सकता है ठीक से नहीं समझता हूँ, उसका मतलब है कि ऑपरेशन किया गया। इसका मतलब है कि वो अपनी इच्छा से नहीं आए। इसका मतलब है कि दबाव में किया गया होगा, लालच में किया होगा, किसी और कारण से किया होगा, लेकिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का मतलब ही कोई तो दबाव है या कोई तो लालच दिया गया होगा या कोई ज़रूरत रही होगी। ऑपरेशन हमेशा बिना ज़रूरत के तो नहीं होता। ठीक, तो किसकी ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत नहीं थी? एनडीए की जरूरत थी, लोकसभा में अब ये तो शिंदे साहब बताएंगे कि जरूरत थी। अभी तो लग ही रहा है जो सारी एक्सरसाइज हो रही है उसमें सांसदों को बीच संसद के लोकसभा के 2.5 साल पूरे होने पर जिस तरह से सांसदों की आवाजाही हो रही है, उसका मतलब है कि एनडीए की हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसकी जो आत्मा है उस रास्ते पर दल बदल नहीं हो रही। आप कानून के तौर पर उसको कह दें 2/3 हो रही है, हर जगह पर करके 2/3 पे ले आए। लेकिन अभी हमारे मित्र प्रोफेसर साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात उन्होंने की थी। तो ये कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मसला नहीं है, इतना मैं समझता हूँ। ठीक है, इस पर हर्षवर्धन जी, अच्छा चलिए आप ही बोल लें। प्रोफेसर साहब आपका नाम आया। हर्षवर्धन जी को बोल लीजिए। बहुत अच्छी बात कही थी राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। नहीं, मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वैसी चीज़ें जो है होनी चाहिए, लेकिन कहीं दिखती नहीं है। और जब हम फुटबॉल के गेम खेल रहे होते हैं तो एक साइड यदि फॉल खेलता है तो फिर दूसरे साइड के लिए मना नहीं किया जाता है कि भाई आप क्यों फॉल खेल दिए, आप बहुत ज़्यादा मार दिए। मारपीट तो दोनों साइड से हो रही है। तो ये अब गेम का नियम बन गया है। मैं इसे इस रूप से बोलता हूँ। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति के अंदर फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था जो अरविंद केजरीवाल ने ले आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज कॉन्सेप्ट को जब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के काम में आ गया तो देश के एक बौद्धिकार ने कहा कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अरविंद केजरीवाल ने तो क्या नई राजनीति शुरुआत की थी। नई राजनीति इस बात पर आई थी कि शुद्धता, सुचरिता, एक ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर उन्होंने नई राजनीति, ईमानदारी, अपव्यय नहीं करना, इन सब मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। लेकिन राजनीति उनकी कहां पर आकर के टिक गई कि फ्रीबीज के सहारे हम वोटर को कैसे अपने
खेमे में ला करके रखें, और वो काम कर गया। वो आम आदमी अब पार्टी के लिए भी तो एंटीडोट हो गया सर। नहीं, मैं देखिए ना, फिर उसका काम, उसका क्या हुआ, उसका एंटीडोट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जितनी पार्टियां हैं उन सबों ने इस पर शुरू कर दिया। और आज देखिए कि अब तो ये है, एक श्यूम पीटर करके एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टियां जब राजनीति में जाती है तो एक ढंग से दो पैकेज है आपके पास, और उन दोनों पैकेज में, हमारे पैकेज में क्या है, इनके पैकेज में क्या है, इन दोनों के बीच में वो तुलना करते हैं। तो अब बाकी पॉलिसी के आधार पर तुलना नहीं होती है, अब पैकेज के आधार पर तुलना ये हो रही है कि कौन कितना ज्यादा पैसा दे रहा है और उसमें भी किस पर विश्वास बन रहा है या नहीं विश्वास बन रहा है। यहां वही बात आकर के रहेगी। अब ये खेल बंद कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन टाइगर कर रही थी, या एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर कर रहे थे। उद्धव ठाकरे खुद भी उस राजनीति के प्रतिरूप थे। लड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीच में छुड़ा घोपा भारतीय जनता पार्टी को। वो उस कांग्रेस के साथ चले गए जिसके बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि मैं कोई हिजड़ा नहीं हूं जो 10 जनपद जाऊंगा। इस प्रकार की भाषा उनके पिताजी कहते थे। माने कि कांग्रेस के पास कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पे हिजड़ेपन का प्रतीक होना। तो महाराष्ट्र में सर, मैं ये कह रहा हूं कि उस सारी अपने पिताजी की सारी राजनीतिक पूंजी को उद्धव ठाकरे ने इसलिए बलि चढ़ा दी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था और अपने परिवार की राजनीति को आगे ले जानी थी। आज वो उसका भुगतान सर, परिवार की राजनीति की तिलांजलि हो नहीं पाती, इसलिए उद्धव ठाकरे की पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों खत्म होने के मुकाम पर आ गई। और वहीं बिहार में जाति की पॉलिटिक्स को तिलांजलि नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर केस अब एक बड़े फलक पर जा रहा है, जाति के ट्रैक पर फंस रहा है। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का मामला बन गया है। एक तरफ भरत तिवारी के डिफेंस में लीडर एक्टिव हो गए हैं, तो दूसरी तरफ जितिन राम मांझी जैसे कई नेता पुलिस को डिफेंड करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। जितिन राम मांझी ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई पिस्टल तानकर सामने खड़ा हो जाएगा तो एनकाउंटर के अलावा और पुलिस के पास दूसरा विकल्प क्या बचेगा। उधर भरत तिवारी के घर पर नेताओं का जमावड़ा है। चुनाव जीते हुए पवन सिंह भरत तिवारी के घर जाने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि भरत तिवारी आतंकी, नक्सली, चोर, लुटेरा नहीं था। जेडीयू नेता संजय झा भी आए। संजय झा ने कहा कि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। सरकार अगर कहती है कि कोई अपराधी नहीं बचना चाहिए तो पुलिस पर भी ये लागू होता है। पुलिस के लोग अपराध करते हैं तो वो भी बचने नहीं चाहिए। कुल मिलाकर आप ये देखें, बिहार में इस वक्त प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और फॉरवर्ड गुड से जुड़े हुए कई संगठन ऐसे हैं जो इस वक्त परशुराम सेना कहें, करणी सेना कहें, ये तमाम लोग पुलिस वालों पर एक्शन करने की मांग उठा रहे हैं और पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। दावा ये हो रहा है कि भरत तिवारी शोषित, वंचित गरीबों की आवाज उठाते थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जिससे कुछ लोगों को दिक्कत थी और इसलिए साजिश के तहत उनके साथ ये सब कुछ किया गया है। आप एक बयान सुने फिर चर्चा खोलते हैं। कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था रिवॉल्वर, छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है और पुलिस को अगर मार दिया होता, 2 पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। अब जितिन राम मांझी ने किसका पक्ष लिया? उन्होंने पुलिस का पक्ष लिया कि भाई कोई सामने पिस्टल तान देगा तो फिर क्या करेगी पुलिस, एनकाउंटर करेगी ही। लेकिन जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि जो वीडियो सामने आया है वो संदेह पैदा कर रहा है। 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये बयान भी यदि हमारे पास है तो वो भी दर्शकों को सुनाएं। जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और
टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, जहाँ तक सरकार की बात है तो इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी हो वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल हर्षवर्धन जी ये लग रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो अंधाधुंध मार रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी का स्टैंड, संजय झा का स्टैंड, नेताओं के स्टैंड अलग अलग, एक दूसरे से अलग विपरीत दिशा में जाते दिख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताओं का स्टैंड जाति देखकर है। संजय झा का भी स्टैंड जो है वो इसीलिए है, जीतन राम मांझी का भी स्टैंड इसीलिए है, और दुर्भाग्य से जो डिजिटल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं वो भी इसीलिए है। भरत तिवारी की इच्छा बहुत अच्छा समाज का काम करने की थी, लेकिन जिस अतिरेक में जा रहा था तो फिर हम कैसे किसी दूसरे अतिरेक को जस्टिफाई नहीं कर देंगे। कोई भी पिस्तौल लेकर अगर पुलिस की तरफ तानेगा तो उसके ऊपर गोली चलने का खतरा तो है, लेकिन इस मामले में एक पेच है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने जो अपनी पिस्तौल थी वो फेंक दी थी, वो उनको दे दी थी, आत्मसमर्पण उसने कर दिया और उसके बाद ये मारा गया। इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसलिए ये हत्या है। लेकिन क्या इसलिए मार दिया गया कि उसके नाम क्या तिवारी लगा था? बिल्कुल फालतू की बात है। ये जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से मार दिया गया, एक ब्राह्मण को मार दिया गया, यही असली संकट है। और इसीलिए जब कोई भी अपराधी किसी जाति का होता है, मुसलमान मार दिया गया, फलाना मार दिया गया, धमाका मार दिया गया, जो भी मारा जाता है उसके हाथ में अगर हथियार है, उसके ऊपर अगर आपराधिक मामले हैं तो उन वजहों से मारा जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस मामले में सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और पुलिस ने मारा। दूसरा, वो कोई ऐसा कोई पक्का वाला अपराधी नहीं था। ये दो चीजें हैं। नहीं, पुलिस के जो कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैं शत प्रतिशत है भाई, पुलिस की कार्यप्रणाली पे तो सवाल है, ये कौन से पूछने इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, लेकिन जो कोई अगर कोई ये कहे कि उसको तिवारी देख के मार दिया तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई। मतलब हर चीज में ब्राह्मण को जोड़ देना। ऐसे ही लोग थे जो विकास दुबे के मारे जाने पर कह रहे थे कि बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उसके जैसा आदमी जिसने पुलिस पर गोली चला दी थी, विकास दुबे, तो उसका क्या किया जाता? और मैं फिर कह रहा हूं, जाति के आधार पर अपराधी के साथ खड़े होना या उस पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। और ये इस मामले में हां, ये जरूर है कि इसमें उसका दूसरा पक्ष है कि वो कोई ऐसा वाला नहीं था कि वो कोई अपराधी था, कोई माफियागिरी कर रहा था, उसका एक दूसरे तरह का टेम्परामेंट था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, फिर तो किसको जस्टिफाई करेंगे? फिर तो इसके आगे जाके कोई भी बंदूक लेके कहे और कल पहुंच जाए कि ऐसा मेरी सड़क बनाओ, 30 सेकंड में नहीं बनाओगे तो हम गोली मार देंगे। भले ना मारे, लेकिन क्या ये धमकाने का अधिकार है क्या? लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। मैं फिर कह रहा हूं, उसकी हत्या जो है वो पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कीजिए, चलाइए, लेकिन कृपा करके इसको ब्राह्मण मार दिया गया, सम्राट चौधरी के शासनकाल में मार दिया गया, बिहार की पुलिस है, ये सब करना बंद कर। मैं एक ब्रेक पर जाने का मेरा समय हो गया, लेकिन 1 मिनट की एक छोटी टिप्पणी में प्रोफेसर साहब आपसे इसलिए लेना चाहती हूँ, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या कुछ है? क्या बिहार पुलिस को एक मैसेज देने की कोशिश जेडीयू के नेता कर रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी को ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो हो रहा है वो ठीक ट्रैक पर नहीं जा रहा है? दुर्भाग्य से बात आप जो कह रही हैं वही है। हाँ, चूंकि जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी के पास है, और सम्राट चौधरी जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब जो मारा गया व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, फॉरवर्ड कास्ट है। तो करीब करीब सारे फॉरवर्ड कास्ट जो सम्राट चौधरी से जो नेता जले भुने थे वो सब लाठी लेकर के बाहर निकल आए हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और ये गठबंधन के लिए भी शुभ नहीं है, बिहार सरकार के लिए भी शुभ नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 1-2 नेताओं का और भी मैंने फॉरवर्ड कास्ट के नेताओं का बयान मैंने देखा था, तो एक ढंग से वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, दोनों बातें। और जो झा जी कह रहे थे, जेडीयू के अध्यक्ष, उनका भी मानना बहुत सही है कि अपराध सिर्फ सामान्य व्यक्ति जो सड़क पर है वही नहीं करता है, अपराधी तो पुलिस भी होते हैं ना, तो उनके खिलाफ भी जांच
होनी चाहिए कि क्या उन्होंने इनकाउंटर किया है या नहीं किया है। ठीक सर, वो इनकाउंटर सही है भी या नहीं सही है इस पर, नहीं, लेकिन जाति के बाद अगर गोली मारी तो हत्या का मामला चलना ही चलना चाहिए।